नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देश भर में स्वच्छता को लेकर सबसे आगे रहने वाले मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में अब शहर के कचरे को भी ऊर्जे में बदल दिया गया है। इस गोबर धन प्लांट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज किया जाएगा। शहर से 8 किलोमीटर दूर देवगुड़िया गांव में इस प्लांट में कचरे से बनने वाले बायो सीएनजी से इंदौर में करीब 400 बसें जल्द चलेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जिसे अपशिष्ट से धन के मॉडल के रूप में पेश किया गया है। इस मौके पर इंदौर नगर निगम ने दावा किया है कि कचरे के पहाड़ के लिए मशहूर देवगुड़िया का ट्रेचिंग ग्राउंड अब शहर के जंगल में तब्दील होकर स्वच्छता का प्रतीक बन गया है। बायो सीएनजी प्लांट यहां 15 एकड़ के ट्रेचिंग ग्राउंड में 150 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। इसमें नगर निकाय को एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा है, लेकिन वो संयंत्र को भेजे जाने वाले कचरे से 2.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमाएगा। आपको बता दें कि शहर की आबादी 35 लाख है और 700 टन तरल कचरा और 400 टन सूखा कचरा दैनिक सुरक्षित निपटान के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं। इंदौर, जिसे केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर नामित किया गया था, वहां अब इस बायो सीएनजी प्लांट के जरिए इंदौर की सड़कों पर तकरीबन 400 ऐसी बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी, जो साफ तौर पर आने वाले समय में देश को बायो सीएनजी की तरफ ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान में देश के कई शहरों और कस्बों में पूरे भारत के खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोनों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये 21वीं सदी का आधुनिक कृषि सुविधा की दिशा में एक नया अध्याय है। उन्हें भरोसा है कि ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि असीमित संभावनाओं के लिए भी आसमान खोल देगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 सालों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का टारगेट रखा है। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अगर नीतियां सही हो तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। पिछले कुछ वर्षों में देश में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, युवाओं और प्राइवेट सेक्टर उसे एक नई ताकत दी है। ड्रोन को लेकर भी भारत ने आशंकाओं में समय नहीं गंवाया। हमने युवा टैलेंट पर भरोसा किया और नई सोच के साथ आगे बढ़े। इस बार के बजट में हुई घोषणाओं से लेकर अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं
कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है। अभी मीटिंग रिट्रीट के दौरान 1000 ड्रोन्स का रुख अब अगली खबर का करते हैं। भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नयान के बीच हुई वर्चुअल शिखर बैठक में दोनों देशों के बीच इस समझौते पर मुहर लगी। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते पर दस्तखत किए गए। समझौते पर हस्ताक्षर होने से द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 सालों में 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने और लाखों की संख्या में रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें संबंधों के भविष्य के बारे में बताया गया। इसमें समुद्री सहयोग में वृद्धि और आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त कदम और व्यापार के साथ ही साथ निवेश को बढ़ावा देने के उपाय भी शामिल हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने कारोबारी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए शुक्रवार को समग्र आर्थिक गठजोड़ समझौते यानी सीपीए पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ संपूर्ण आपसी सहयोग और संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य का खाका भी पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के युवराज और सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के बीच डिजिटल माध्यम से ये बैठक हुई जिसमें ये समझौते हुए। कारोबारी समझौते पर भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के आर्थिक मामलों के मंत्री अब्दुल बिन तौक अल मारी ने हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर शुक्रवार को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में गृह सचिव, एनएसए, आईबी चीफ, आर्मी चीफ, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, सीआरपीएफ, एनआईए के डीजीपी सहित गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही केंद्र सरकार लगातार यहां कई योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बीते महीने जनवरी में गुड गवर्नेंस इंडेक्स को भी यहां लॉन्च किया गया। हालांकि घाटी में आतंकी घटनाएं भी लगातार जारी हैं। ऐसे में गृह मंत्री की यह बैठक कई मायनों में खास बताई जा रही है जिसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल रहे। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अब थम चुका है। कल यूपी में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के चुनावी प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकते हुए जनता के सामने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है। चुनावी प्रचार भले ही तीसरे चरण के लिए थम गया हो, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसके जरिए वो जनता तक अपनी बात रख सकें। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के जरिए महिला मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने नारी सशक्तिकरण के हेतु अप्रतिम कार्य किया है। जनपद सीतापुर में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 3,52,396 एवं प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत 1,07,525 महिलाओं को आर्थिक अवलंबन प्राप्त हुआ है। नारी गरिमा के संवर्धन और संरक्षण के लिए हम प्रतिज्ञ हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने एक के बाद एक ट्वीट की श्रृंखला में कहा कि बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन हेतु भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पिछले 5 वर्षों में अनेक कल्याणकारी कार्य किए हैं। जनपद सीतापुर के मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में 8.44 करोड़ की लागत से राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण भी बेटियों के सशक्तिकरण का ही एक श्रेष्ठ माध्यम है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसमें सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इसी क्रम में बीते दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इम्फाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान स्मृति ने एक कार्यक्रम में पारंपरिक डांस में भी हिस्सा लिया।
स्मृति ने यहां जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि मणिपुर में पिछले 5 साल में बड़ा परिवर्तन देखा गया है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में पिछले 5 सालों के दौरान अस्थिरता से स्थिरता और स्थिरता से विकास की बड़ी छलांग लगाई गई है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के परिवार ने मणिपुर को एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने शासनकाल में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत के साथ ही 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आए तो हम मणिपुर के किसानों को अतिरिक्त 2,000 रुपए देंगे। दरअसल हाल ही में मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों में निर्वाचन आयोग ने फेरबदल किया था और इसके साथ ही अब राज्य में 28 फरवरी और 2 की जगह 5 मार्च को 2 चरणों में मतदान होना है। चुनाव की तारीखों को बदलने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि कुछ ईसाई संगठनों ने चुनाव नहीं कराने की उस तारीखों पर मांग की थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आने हैं और इससे पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए पैरवी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बन रही है, लिहाजा वो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सीएम के पद पर दावेदारी कर रहे हैं। इसी मामले में कांग्रेस नेता और चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत सबसे आगे हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता मौजूदा विधायकों और बड़े नेताओं के साथ हल्द्वानी में डेरा डाले हुए हैं और कई बार पूर्व सीएम हरीश रावत से भी मिल चुके हैं। वहीं हरीश रावत भी सीएम की दावेदारी कर रहे हैं और अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। दरअसल राज्य में कांग्रेस ने चुनाव में किसी को सीएम फेस घोषित नहीं किया, जबकि कांग्रेस नेता हरीश रावत अंतिम समय तक इसी कोशिश में लगे रहे, लेकिन राज्य में गुटबाजी न हो इसके लिए पार्टी ने किसी को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। वहीं हरीश रावत एक बार फिर मतदान के बाद आलाकमान को अपने कद का एहसास दिला रहे हैं और मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हालांकि सियासत के दिग्गज खिलाड़ी हरीश रावत ये कहना भी नहीं चूक रहे कि सीएम का फैसला आलाकमान करेगा। तमिलनाडु में शहरी निकाय चुनावों के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए रैंप भी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि एक फेज में होने वाले इन चुनावों को राज्य में 11 साल बाद कराया जा रहा है। तमिलनाडु के 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग वेब स्ट्रीमिंग और सीसीटीवी कैमरा के जरिए मतदान केंद्रों की निगरानी कर रहा है और सुरक्षा के लिए पुलिस के करीब 1 लाख कर्मियों को तैनात किया गया है। प्राधिकारियों ने बताया कि रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगमों, न्यायपालिकाओं और शहर पंचायतों समेत 648 शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड सदस्यों के 12,607 पदों के लिए 57,778 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 31,000 से अधिक मतदान केंद्रों में मतदान चल रहा है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन आखिरी का 1 घंटा कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के लिए मतदान करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके सहयोगी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच आज सुबह से मुठभेड़ जारी है। शोपियां के जौनपुरा इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि
पोरा इलाके के चेर मार्ग में पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम की आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। इस टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली जानकारी के आधार पर यह तलाशी अभियान शुरू किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निसार रसूल हमारे संवाददाता सीधा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निसार, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरे एनकाउंटर से जुड़ी? जी देखिए, ये जनूबी कश्मीर का जैनपुर इलाका है, जहां आज सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस 42 आरआर और सीआरपीएफ को इतला मिली कि वहां पे कुछ मिलिटेंट्स के जो मूवमेंट्स है वहां पे पाई गई है। तो जो ही वहां पे पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया, उसके बाद घर घर तलाशी शुरू की गई। तो वहां पे जैनपुर इलाके एक छोटा सा इलाका है, वहां पे एक मकान में कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए थे, जिन्होंने फौज और सीआरपीएफ की गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो ये कॉर्डन ऑफ एक एनकाउंटर की शक्ल में तब्दील हो गया, जो इस वक्त जो पूरी तरह से जो सूरत हाल बनी हुई है, वहां पे एक मिलिटेंट्स के मारे जाने की इतला मौसूल हुई है। कॉर्डन ऑफ जारी है, पूरे इलाके को सील सुरक्षा बलों के हाथाहाथ होने की कोई खबर है? सुरक्षा बल जो इस पूरे ऑपरेशन में थे, क्या वो सब सही सलामत है? बिल्कुल, पूरी तरह से अगर इसकी सूरत हाल पे नजर डाली जाए तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस, सीआरपीएफ, जिन्होंने मुश्तरका तौर पर इस कॉर्डन ऑफ को अंजाम दिया, इस एनकाउंटर को अंजाम दिया, कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार जख्मी या शहीद नहीं हुआ है। लेकिन वहां पे फौज ने जिस तरह से हिकमत अमली अपनाई है, उन्होंने पहले वहां पे सिविलियन को बाहर निकालने की कोशिश की, जो जिसमें वो उनको पूरी तरह से कामयाबी हासिल हुई है। और एनकाउंटर बदस्तूर जारी है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, गाड़ियों की मूवमेंट को बंद कर दिया गया है। और ये भी इतला है कि वहां पे कुछ एक मिलिटेंट्स के मारे जाने की इतला मिली है और मजीद कुछ मिलिटेंट्स वहां पे छुपे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। जो तमाम इलाके हैं जिस क्षेत्र में इस वक्त ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, उसके आसपास के इलाकों में भी क्या सर्च ऑपरेशन जारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने पहले ही भी कहा कि वहां पे जितने भी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहां पे किसी को भी आने या जाने की इजाजत नहीं दी गई है और गाड़ियों को पूरी तरह से, गाड़ियों की जो मूवमेंट्स वहां पे रहती है उसको भी बंद कर दिया गया है। और खासकर और पूरी तरह से वहां पे जो मुकामी लोगों की जो मूवमेंट्स है उनको भी बंद कर दिया गया है। वहां पे जो एनकाउंटर है वो बदस्तूर जारी है, अभी भी जारी है। और जो लास्ट जो इतलात वहां से मौसूल हुई है, एक मिलिटेंट इस एनकाउंटर में भी तक जाम भाग हुआ है और मजीद वहां पे कुछ मजीद फौजी दस्ते वहां पे तलब कर दी गई है। ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स मजीद वहां पे छुपे होने की इतला है। जी निसार, चूंकि अब चिल्लाई कलां का जो पूरा दौर है वो अब समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है, ऐसे में लगातार बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन कर आतंकियों को ढूंढ कर जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की तरफ से किस तरीके की दिशा निर्देश कश्मीर के आम आवाम के लिए इस वक्त जारी किए गए हैं? जी, जाहिरी तौर पर ये जो मौसम था मुझसे सरमा में, जहाँ पे बर्फबारी होती है, काफी सर्दी होती है, तो ऐसे आयाम के दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हें इन एनकाउंटर्स को अंजाम देने में काफी परेशानियों को और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा ऐसे ही चिल्लाई कलां का मौसम भी खत्म हो गया, जो बर्फबारी है वो भी खत्म हो गई। तो अब जिस तरह से जो ज्यादातर जो मिलिटेंट्स कश्मीर में पाए जाते हैं, तो खासकर जुनूबी कश्मीर में, कश्मीर पुलवामा जिला कुलगाम और शुपाया है, वहां पे अक्सर बेशतर जो मिलिटेंट्स होते हैं वो अब जंगल की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को हद से ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से यहाँ पे फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस, जो जम्मू कश्मीर का लोकल पुलिस है, जो अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो काफी काबिल सराहना है और काबिल तारीफ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निसार, आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है शोपियां में इनकाउंटर जारी है और लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। अब रुख अगली खबर का करते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,270 नए केस सामने आए हैं और 325 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 60,298 लोगों ने घातक बीमारी को मात देने में सफलता पाई है। इसके साथ ही एक्टिव मामलों में भी भारी कमी देखी गई है और ये आंकड़ा 2,53,738 तक सीमित हो गया है। शनिवार को कोरोना के आए मामले शुक्रवार के आए मामलों के मुकाबले लगभग 14% कम थे।
शुक्रवार को कोरोना के 25,920 नए केस सामने आए और 492 लोगों की मौत हुई। देश में इस समय डेली पॉजिटिविटी रेट 1.8% है। देश में इस समय वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.50% है। कोविड-19 के खिलाफ देशव्यापी वैक्सीनेशन कैंपेन भी जोरों शोरों से जारी है। देश भर में अब तक 175.03 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 60,298 लोग रिकवर होने के साथ ही अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 42,37,536 हो गई है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए दूसरे टी20 में रोहित ब्रिगेड ने फिर बाजी मार ली है। भारत ने 8 रनों से दूसरा टी20 जीता। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित ओवरों में 3 विकेट पर 178 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज के लिए रोवमैन पॉवेल ने 36 गेंदों में नाबाद 68 और निकोलस पूरन ने 41 गेंदों में 62 रन की पारी खेली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज पर लगातार जारी है।